हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विजार्ड में स्वागत है। लास्ट 2 वीडियो में हमने जाना कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध के कारण क्या थे, शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले और शीत युद्ध कहाँ तक फैला, यानी कि उसके दायरे हमने पढ़ा। उसके साथ साथ मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संघर्ष भी बताया और सैन्य संगठन भी बताया जो कि नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट के रूप में था। अब आज हम जानेंगे, आज की जो लेक्चर है उसमें हम जानेंगे कि जो ये गुट निरपेक्षता है वो क्या है। तो गुट निरपेक्षता का जो शॉर्ट डेफिनेशन आता है, सिंपल वर्ड में हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि किसी भी गुट में शामिल ना होकर एक अलग गुट बना लेना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया, जब 1945 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है उसके बाद पूरा विश्व 2 भागों में बटा होता है, 2 गुटों में बटा होता है। एक होता है यूएसए और एक होता है यूएसएसआर। आप सभी को बता रखा है मैंने। तो अब क्या होता है कि जो नए नए राष्ट्र उदय हो रहे थे वो इन दोनों गुटों में शामिल ना होकर उन्होंने अपना एक अलग से गुट बना लिया जिसे हमने गुट निरपेक्षता के नाम से जाना। तो जो गुट निरपेक्षता का बेस था, जो नींव था, वो 1955 में बार्डूम सम्मेलन के दौरान रखा जाता है, जिसमें मेन जो लीडिंग रोल कर रहे होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और टिटो सुकर्णो। ये जो 5 राष्ट्र हैं वो हैं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूं कि 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं। उसको सबसे कह सकते हो आप कि सबसे इजी वे है समझने की कि को 5 राष्ट्र कौन से थे और 5 वो मतलब कि लीडर्स कौन से थे। देखिए, जतन से यानी कि जे से जवाहरलाल नेहरू लिख देते हैं, जवाहर, ठीक है। टी से टीटो, ठीक है। एन से नासिर और एस से सुकर्णो, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया नाम, जो 5 लीडर्स थे मेन गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश के जो लीडर्स थे वो ये है। अब जो देश है उसका नाम कैसे याद करें, तो उसका भी इजी है, बूमिंग, ठीक है। बी से भारत, यू से युगोस्लाविया, ठीक है। एम से मिस्र और आई से इंडोनेशिया और जी से घाना। तो आप देख सकते हैं बड़ा इजीली हम याद कर सकते हैं कि गुट निरपेक्षता के संस्थापक देशों के नाम बताइए और उनके लीडर्स कौन कौन से थे। तो आपको आसानी से ये जतन से और बूमिंग, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। ये वर्ड्स याद कर लोगे आप तो आसानी से याद हो जाएगा। एक ई रह गया है यहाँ पे, एनक्रुमा, ठीक है। 5 हो गए। अब आते हैं कि ये जो गुट निरपेक्षता है इसकी जो पहले सम्मेलन हुई वो बेलग्रेड में होती है 1961 में। आपको बता दूं कि ये जो विकासशील देश थे, ये जो अल्पविकसित देश थे, ये अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सम्मेलन हर 3 साल पर करते रहते हैं। अब आते हैं कि ये जो गुट निरपेक्षता है आखिर इसको बनाया क्यों गया, क्या मोटिव हो सकता है इसका बनाने का, उद्देश्य क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी गुट बनाने का या फिर बहुत सारे राष्ट्र एकत्रित होते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं, अपना आर्थिक विकास करेंगे, ठीक है। आर्थिक विकास करेंगे, इसके साथ इनका उद्देश्य ये था कि ये निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे, यानी कि जो अस्त्र का निर्माण कर रहे थे वो उनका विरोध करेंगे। तीसरा, जो साम्राज्यवाद था यानी कि उपनिवेशवाद था उसको ये समाप्त करने पर बल देंगे। चौथा काम क्या करेंगे ये कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में ज्यादा बल देंगे, यानी कि पर्यावरण को जितना पर्यावरणीय सम्मेलन हो या फिर जितना इनसे हो सके उतना पर्यावरण को सुरक्षित ये करने की कोशिश करेंगे। 5वां क्या है कि ये यूएनओ के सभी नियमों और कानूनों का पालन करेंगे। और छठा आप कह सकते हो इसे कि जो नस्लवाद, रंग भेद जो विश्व के अंदर चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, इसका ये विरोध करेंगे। आप 7वां भी कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये शांति को बढ़ावा देंगे। तो ये इनका मेनली आप कह सकते हो सिद्धांत भी है, लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी है। अब आते हैं कि ये जो गुट निरपेक्षता है उसकी प्रासंगिकता क्या। अलग से क्वेश्चन आता है
कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत बताइए, फिर गुट निरपेक्षता के लक्ष्य बताइए, या फिर गुट निरपेक्षता के उद्देश्य बताइए। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया लाइन वाइज 7, वो 7 में आप 7 इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब आता है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, मतलब कि आप कैसे कह सकते हो कि जो गुट निरपेक्षता है वो जो इसकी नीति है वो अभी तक जीवित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र राय, यानी कि अभी भी जो गुट निरपेक्ष के देश हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना स्वतंत्र राय रखते हैं। किसी भी मुद्दे पे जो भी अपना राय रखना होता है तुरंत रखते हैं, कोई मनमुटाव या इधर उधर की चापलूसी वाला काम नहीं। ठीक है, जो भी कहना है डायरेक्ट कहते हैं। अगला है नियमों को लागू करना, यानी कि जो इन्होंने डिमांड की थी 1972 में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को, कि इसमें जो गरीब देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनके विकास पर ज्यादा बल दिया जाए, वो अभी तक दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हो प्रासंगिक है। अब अगला आता है नियमों का पालन करना, यानी कि यूएनओ के नियमों का पालन करना, जो कि अभी भी गुट निरपेक्षता कर रहा है। यूएनओ द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों और कानूनों का उल्लंघन ये नहीं कर रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता है। अगला आता है निशस्त्रीकरण को लागू करना, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है और सिद्धांत भी है, और इसकी प्रासंगिकता भी है कि ये निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि जो भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं वो इसका घोर विरोध करता है। इसके साथ साथ अगला है गरीब देशों को एकजुट करना, यानी कि विश्व के जो भी अविकसित देश हैं, जो लाचार है, जिनकी इकोनॉमिक डेवलप नहीं है, उन सबको एकजुट करना और उनका एक साथ विकास करना, ये सारी चीजें क्या है, इसकी प्रासंगिकता है। अब इसकी जो मैंने आपको एक उद्देश्य और सिद्धांत बताया था कि पर्यावरण का संरक्षण करना, वो आप इसकी प्रासंगिकता में भी लिख सकते हो कि अभी वर्तमान समय में भी गुट निरपेक्ष के जो देश हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये हमने जाना एक पार्ट गुट निरपेक्षता। ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा गुट निरपेक्षता क्या है, मैंने आपको बता दिया, वीडियो को देखिएगा। इसी में एक आता है क्या गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति अपनाता है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तटस्थता का मतलब होता है क्या कि सब कुछ देखते हुए अनजान बनना, जो कि गुट निरपेक्ष वाले राष्ट्र नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत चुप नहीं बैठा था, बल्कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं समन्वय बनवाने का, इन दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का, संबंध अच्छे करने का काम कर रहा था। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि गुट निरपेक्ष के जो राष्ट्र होते हैं वो तटस्थता की नीति अपनाते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं, ठीक है, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बताइए, और तीसरा बनता है गुट निरपेक्षता के लक्ष्य या उद्देश्य बताइए। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि गुट निरपेक्षता की विशेषता क्या है। तो गुट निरपेक्षता की पहली विशेषता है कि ये अपने बुद्धि पे, मतलब अपने दम पर, अपनी क्षमता पर विकास करता है। दूसरा, ये किसी भी कंट्री का पिछला गुण नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी की चापलूसी नहीं करता है ये। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो ये तटस्थता की नीति नहीं अपनाता है। तो ये थी इसकी विशेषता। अब आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जो कि आप कह सकते हो आखिरी है, वो है नियो। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, NIEO, यानी कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये 1972 की बात है। जैसे कि आपको मैंने बताया गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता में कैसे राष्ट्र शामिल हैं, जो गरीब हैं, जो अविकसित हैं, जो विकासशील देश है, ठीक है, जो डेवलप नहीं है, वो सारे इसमें शामिल थे। अब कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रियों को ये लग रहा था कि हम तो ये गुट निरपेक्षता जो बनाया हमने, ये जो नीति हमने अपनाई है, उसमें मेनली हमारा काम था विकास करना, आर्थिक विकास करना, अपने आप को सक्षम बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम अभी विकास नहीं कर पा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोबारा महाशक्तियों का गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए सारे के सारे अविकसित और विकासशील देश इकट्ठे होते हैं, और वो सारे के सारे जाते हैं UNO के पास, ठीक है, और वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें जो मैंने अभी बताया आपको,
कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हमको डर लग रहा है कि अभी भी मतलब हम किसी महाशक्ति के गिरफ्त में आ सकते हैं, वो हम अपना गुलाम बना सकते हैं। तो उस समय 1972 में यूएनओ एक अंकटाड नाम का रिपोर्ट जारी करता है। अंकटाड रिपोर्ट, ठीक है, अंकटाड नाम का रिपोर्ट जारी करता है और उसमें कहता है ठीक है, आपको कुछ प्रावधान दिए जाते हैं जिससे कि आप सक्षम बन पाएंगे। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, यूएनओ इस रिपोर्ट में कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर विकासशील देशों का हक, यानी कि जो भी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अब अल्पविकसित और विकासशील देशों पर हक होगा। जो महाशक्तियां हैं वो इनको जबरदस्ती नहीं ले सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी, यानी कि दूसरा कहा गया कि अब इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उसमें इन विकासशील देशों का भी राय लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, पश्चिमी बाजारों में वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, यानी कि तीसरा उनको अधिकार ये दिया गया कि पश्चिमी जो भी मार्केट होंगे उसमें विकासशील और अविकसित देश वहां पर जाकर अपने जो भी प्रोडक्टिव वस्तुएं हैं वहां पर जाकर वो बेच सकते हैं और धन कमा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है इसमें, पश्चिमी देशों से कम कीमत पर मशीनें मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो चारों चीजें हैं ये अंकटाड रिपोर्ट 1972 के द्वारा विकासशील देशों को प्रदान किया गया, जिससे कि ये लोग मजबूत है। तो क्वेश्चन बनता है कि 1972 में यूएनओ द्वारा प्रस्तावित या फिर पारित किए गए रिपोर्ट की विशेषता बताइए, तो 4 विशेषता बताइएगा। या फिर पूछता है क्वेश्चन कि नियो क्या है, यानी कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता आप ये लिखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आज ये हमारा जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर ये समाप्त होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो बेल आइकन है उसे प्लीज प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स भी मिलता रहे। इसके साथ साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर की बात करेंगे कि कैसे सोवियत संघ का विघटन होगा, यानी कि 2 ध्रुवीय विश्व का, ठीक है। थैंक यू सो मच।